Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are talking about the origin of life on earth. We have already discussed कि अर्थ का origin कैसे हुआ, अर्थ पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई. Now we are discussing about the speciation, मतलब किस प्रकार से अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पीशीज इस अर्थ पे ऑकर हुए, फॉर्म हुए, या इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, जिसके थ्रू हमने पहला इवोल्यूशन पढ़ा जो था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विच वाज टोटली प्रपोज्ड बाय डार्विन, जिसे हमने डार्विनिज्म के नाम से स्टडी किया. आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज म्यूटेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन थियोरी जो है ये जिन्होंने प्रपोज की है वो है ह्यूगो डी वेरीज. ठीक है, ह्यूगो डी वेरीज जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1901 में आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है जिसे बाद में 1900 में रीडिस्कवर किया गया था विद बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें ह्यूगो डी वेरीज भी एक साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने जब उसकी रीडिस्कवरी की उसके बाद में म्यूटेशन थ्योरी के बारे में उन्होंने नोट डाउन किया. ठीक है, उनकी थ्योरी क्या चीज से रिलेटेड है. सबसे पहले व्हाट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से सडनली आपके जेनेटिक मटेरियल में आया हुआ बदलाव. ठीक है, ये बदलाव जो है उसे म्यूटेशन कहा जाता है. इसके लिए आपका कोई इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक्सटर्नल फैक्टर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल. ना देखो यहाँ पे जो भी ये थ्योरी है ये एक्चुअली ह्यूगो डी वेरीज के कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. उनका जो मेन ऑब्जर्वेशन था वो प्राइमरोज प्लांट के ऊपर था. प्राइमरोज का बॉटनिकल नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना. ठीक है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना ये जो भी प्लांट है जिसे हम प्राइमरोज कहते हैं, प्राइमरोज के जब इन्होंने 6 to 7 जनरेशंस जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, तो इनके ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार हुए थे वो बिल्कुल उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते थे, मतलब ऑल द कैरेक्टर्स वेयर सिमिलर टू देम. लेकिन उन्होंने सडनली देखा कि कुछ ऑफस्प्रिंग्स थे जिनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो थे वो एकदम से डिफरेंट ऑब्जर्व होने लगे, मतलब सम ऑफ द कैरेक्टर्स वेयर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन उन्हें अलग नजर आया ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से बिल्कुल अलग, और उसी को उन्होंने एक सडन चेंज के तौर पे नोट डाउन किया एंड ही कॉल्ड इट एज म्यूटेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन जो है वो सडन वेरिएशन, एकदम से आया हुआ बदलाव जो है उसे म्यूटेशन कहा जाता है, जो कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है. ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू आपको देखने, मतलब उनको कंटिन्यू देखने नहीं मिला था. स्टार्टिंग में ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो पेरेंट्स से सिमिलर थे और एकदम से कुछ ऑफस्प्रिंग्स में इस तरह का बदलाव उन्होंने नोट डाउन किया. ठीक है, ये जो भी उन्होंने बदलाव नोट डाउन किया वो इनहेरिटेबल था, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी आउट हो रहा था. ठीक है, he also observed some variant also produced. उन्होंने ये भी देखा कि जो ऑलरेडी अलग ऑफस्प्रिंग्स तैयार हुए थे जब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन कैरी आउट की तो उसमें और भी डिफरेंस उन्हें नजर आए, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया, म्यूटेशन. और उनका कहना ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरीज, उनका कहना ये है कि जो भी वेरिएशन या वैरायटी या स्पीशीज इस अर्थ पे ऑकर हुई है उसका मेन कारण म्यूटेशन है, एकदम से आया हुआ बदलाव जो उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, और वो जो भी चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और इस तरह से लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं, और उसे उन्होंने म्यूटेशन का नाम दिया. ठीक है, इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स क्या क्या है, मेन फीचर. सबसे पहले म्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है. म्यूटेशन लार्ज सडन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आया हुआ बदलाव जो इनहेरिटेबल तो है लेकिन डिसकंटिन्यूअस भी है. ठीक है, देन चेंजेस आर इनहेरिटेबल. ये एक जनरेशन से दूसरे जो भी बदलाव हुए हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी आउट होते हैं. ठीक है, देन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. और इस थ्योरी का मानना है ये है कि इवोल्यूशन के लिए ये एक रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, मतलब इसी के थ्रू जो है वो धीरे धीरे फिर इवोल्यूशन होके नई स्पीशीज एस्टैब्लिश हुई. इट मे बी यूजफुल और हार्मफुल. जो भी म्यूटेशन होते हैं वो यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, लेकिन ह्यूगो डी वेरी का कहना यह है कि जो यूजफुल रहेंगे उसे नेचर सिलेक्ट करेगा और जो हार्मफुल रहेंगे वो या तो इस नेचर से मतलब नेचर में
परसिस्ट करेंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ दीज म्यूटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू द ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। अगर लगातार इस प्रकार के म्यूटेशन हो रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है कि एक न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी। ऐसा म्यूटेशन थ्योरी का मानना है या ह्यूगो डी वेरिस का एक्सप्लेनेशन है। हार्मफुल म्यूटेशन जो है, जैसे बताया मैंने आपको कि या तो वो नेचर में कुछ समय के लिए परसिस्ट करेंगे, उसी तरह के रहेंगे, या फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नेचर से एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑल दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, बट देर आर ऑल्सो सम ऑफ द ऑब्जेक्शंस जो इस थ्योरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मतलब इस थ्योरी की क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, तो वो हमें देखना है ऑब्जेक्शंस में। सबसे पहले, लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन वेयर एज जीन म्यूटेशन यूजुअली ब्रिंग्स अबाउट माइनर चेंजेस। सबसे पहली चीज ये है कि म्यूटेशन जो ह्यूगो डी वेरिस जिसे म्यूटेशन मान रहे थे वो एक्चुअली म्यूटेशन नहीं था, वो था क्रोमोसोमल एब्रेशन। म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन में फर्क होता है। म्यूटेशन में जो है वो जीन्स चेंज होते हैं और क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोम्स की जो बनावट है वो चेंज हो जाती है। क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो पर्टिकुलर जनरेशन में ही सीमित रह सकता है या नेक्स्ट जनरेशन तक भी कैरी आउट हो सकता है, और म्यूटेशन जो है वो हर जनरेशन में कैरी आउट होगा। इसीलिए जो जिसे ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन मान रहे थे एक्चुअली वो क्रोमोसोमल एब्रेशन था। क्रोमोसोमल एब्रेशन में या तो कोई क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाते हैं, या तो कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, या फिर क्रोमोसोम का कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाता है, कोई सीक्वेंस ऐड हो जाता है, या फिर वो उल्टा हो जाता है जिसे इन्वर्शन कहते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन के कई सारे प्रकार हैं, डिलीशन, एडिशन, इन्वर्शन, इसके अलावा डुप्लीकेशन। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन जिसमें क्रोमोसोम्स जो है उसके ऊपर की जानकारी या तो डबल हो जाती है या तो उल्टी हो जाती है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है, या फिर कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाता है, या फिर कोई नया सीक्वेंस ऐड हो जाता है। सेम हैपन्स विथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन था जिसकी वजह से प्राइमरोज में इस प्रकार के वेरिएशन उन्हें नजर आए, जिसे उन्होंने म्यूटेशन का नाम दिया। तो म्यूटेशन एक्चुअली इट वाज नॉट म्यूटेशन, इट वाज सिंपली अ क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो इतना ज्यादा बड़े क्वांटिटी में नजर नहीं आता, बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें म्यूटेशन होता है, और इसीलिए आपको म्यूटेशन अगर हो रहा है तो उसमें बहुत माइनर चेंजेस ऑब्जर्व करने मिलेंगे, मेजर चेंजेस एकदम से दिखाई नहीं देते। देन दूसरा, रेट इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के हिसाब से जितना ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में म्यूटेशन होना चाहिए, एक्चुअली म्यूटेशन का रेट उससे कहीं ज्यादा लो है, कम है। जितना इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना चेंज म्यूटेशन के द्वारा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए भी ह्यूगो डी वेरिस जिसे म्यूटेशन कह रहे हैं वो म्यूटेशन नहीं है, ये प्रूव किया जाता है। देन इसके बाद में क्रोमोसोमल एब्रेशन हैव वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन एज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। इसके अलावा अब ठीक है, ह्यूगो डी वेरिस कह रहे हैं कि वो म्यूटेशन है, लेकिन चेंजेस तो आए हैं और वो चेंजेस क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से आए। हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, म्यूटेशन इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या म्यूटेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इवोल्यूशन में, तो क्या क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से न्यू स्पीशीज नहीं फॉर्म हो सकती? तो क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म नहीं हो सकती, इसका बहुत ही छोटा सा रोल होता है इवोल्यूशन में, या हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन में क्रोमोसोमल एब्रेशन का एज सच कोई बड़ा हाथ नहीं है, बड़ा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो अनस्टेबल है, किसी जनरेशन में होगा, किसी जनरेशन में नहीं होगा। मतलब ये लगातार क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा ही और उसकी वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म होगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। इसीलिए कहा है कि क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है इसका बहुत ही बोल सकते हैं कि छोटा रोल होता है, या उतना इम्पोर्टेंट रोल ये इवोल्यूशन में प्ले नहीं करता। देन इसके बाद में अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन। ये एक टर्म है साल्टेशन, जिसे आप बोल सकते हो कि एक सिंगल लार्ज मतलब एक ही स्टेप में एक बड़ा म्यूटेशन अगर हो रहा है, बड़े कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइप
टाइप के म्यूटेशन को साल्टेशन कहा जाता है। नाउ इन दिस वे हमने आज म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बात की। इसके पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ डार्विन, जिसमें वो बोल रहे हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये उनकी बुक का नाम है जिसमें उन्होंने ये पब्लिश किया। अब देखो दोनों की थ्योरी को अगर हम कंपेयर करें तो डार्विन का जो थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी का कहना ये है कि जो भी चेंजेस हैं वो आपको ऑब्जर्व करने मिल रहे हैं और ये जो भी चेंजेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं इसे नेचर सिलेक्ट कर रहा है। नेचर के अकॉर्डिंग आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उस एनवायरनमेंट में रहने वाला जो जानवर है वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर कई सारे बदलाव करता है, ठीक है। और ह्यूगो डी वेरिस का कहना यह है कि एक लार्ज सडन म्यूटेशन, अपने आप एकदम से कुछ बदलाव होता है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है। ये दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर आर समथिंग which changes the characters, कुछ चीज ऐसी है जिसकी वजह से जो है वो कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी दोनों ही जो थ्योरी है वो फेल होती है। क्यों? क्योंकि उनके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं और उन्होंने जो है वो पूरी बोल सकते हैं हम कि इवोल्यूशन या न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे उतने डिटेल में या उतने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसीलिए दोनों जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के थ्रू वी हैव टॉक्ड अबाउट द म्यूटेशन थ्योरी, जिसमें ह्यूगो डी वेरिस कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूटेशन आया था और म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म हुई है या हुई होगी। लेकिन ये जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं डिस्प्रूव होती है क्योंकि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली म्यूटेशन था ही नहीं, इसीलिए म्यूटेशन थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमने डार्विनिज्म देखा और उसके बाद में म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। इसके बाद में और भी कुछ थ्योरीज और एविडेंसेस हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।